नमस्कार दोस्तों, 28 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट टू ईज पाथ फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बिल्कुल वायरल न्यूज़ हो रखी है इस समय पे। इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू सरकार जो भी अपने एसेट्स हैं उनका डेवलपमेंट करवाना चाहती है और उसके बेसिस पे किराया खाना चाहती है। तो ये जो हाईवेज हैं सरकार के, गैस पाइपलाइंस है, रेलवे ट्रैक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, ठीक है ना, तो इन सब को मोनेटाइज करवाने के लिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट करे। अभी प्राइवेट सेक्टर, कोई एक कंपनी मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की है, उसके पास देखिए इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। आप देख लीजिए रेलवे ट्रैक्स के डेवलपमेंट, मतलब इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा खत्म होता है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए कैसे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया आपने। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं। उसके कुछ ट्रस्टीज होते हैं, वो ट्रस्टीज डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को कैसे खत्म किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पेसिफिकली इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी पैसा इनमें डाला जा रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। हमारे देश में वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसों की फाइनेंसिंग की कमी है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर पैसा आता है, अब वो पैसा दान धर्म में तो आएगा नहीं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही उस पैसे को डालेंगे। फिर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि उस पैसे से ये जो सरकारी एसेट्स है, हाईवेज, गैस पाइपलाइंस, रेलवे ट्रैक्स, इनका ठेका उठाएगा ये इन्विट्स सरकार से। तो इससे सरकार को भी पैसे मिलेगा और इन एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट मिलेगा। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जोड़ना है, तो सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डलवाना पड़ेगा और पैसा कोई प्राइवेट प्लेयर डालेगा। अब ओवरऑल पैसा अगर इन्वेस्ट में आपको डालना है तो जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है इसको काफी रिलैक्स करना पड़ेगा। यही बोला है रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को बोला है कि आप रिलैक्स करिए और हार्मोनाइज करिए इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स फॉर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इनविट्स। मतलब कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, अपने अपने सेक्टर में जो भी कंपनीज वगैरह हैं उनके ऊपर आप ज्यादा नाम्स इंपोज मत करो, उनको थोड़ा रिलैक्स दो, उनको थोड़ा आप रिस्ट्रिक्शन कम लगाओ ताकि वो भी इन्वेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका क्या मतलब है? सरकारी एसेट्स को किराए पे देके पैसा उठाया जाएगा। नीति आयोग ने इसको सजेस्ट किया है। अब ये पैसा आएगा कहां से? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला तो इन्वेट से आएगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे आएगा। इन्वेट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से पैसा कहां से आएगा? सरकारी और प्राइवेट कंपनियां डालेंगी। तो वो कंपनियां जो कि पीएफआरडीए के अंदर आती हैं, सेबी के अंदर आती हैं, आरबीआई के अंदर आती हैं, इरडा के अंदर आती हैं, तो ये जो रेगुलेटर्स हैं अगर इन कंपनीज के ऊपर नॉर्म्स थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं तो आराम से इन्विट और आरईआईटी में पैसा आ सकता है। और एक बार इन्विट आरईआईटी में पैसा आ गया तो उसको ये सरकारी एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इन्वेट्स हैं वो आपके नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से जुड़े जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो मिनिमम पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है इन्वेट्स और आरईआईटी में वो होगा 10 से 15,000 रुपए। मतलब मेरे और आपके जैसे लोग भी किसी एक पर्टिकुलर इन्वेट में 15,000 रुपया डाल सकते हैं। तो जब हम 15,000 रुपये डालेंगे, अब हमारे जैसे लाखों और लोग उसमें 15,000 रुपये डालेंगे तो करोड़ों पैसा हो जाएगा। फिर वो करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा सकता है किसमें? ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट्स में। उसी प्रकार से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो भी कंपनियां आती हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंपनियां आती हैं, उन कंपनी का जो भी टोटल कॉर्पस है, जो भी टोटल उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, उसका 5% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है इन्वेट में, कुछ कंडीशंस के साथ। अब आप समझिए, पीएफआरडीए और ईपीएफओ ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों के पेंशन का पैसा होता है इनके पास, और उस लोगों के पेंशन के पैसे को आप एक इन्वेट में इन्वेस्ट करवा रहे हो और फिर वो इन्वेट वाला पैसा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जाएगा। तो लोगों के पेंशन का पैसा अगर डलेगा यहाँ पे तो भाई पीएफआरडीए तो आ जाएगा ना एक्शन में। क्योंकि भाई हमें लोगों की पेंशन के पैसे, ये वो पैसे होते हैं जो कि पूरी जिंदगी लोग नौकरी करते हैं और उनके पेंशन फंड में जाते हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पेंशन का पैसा उनको मिलेगा, तो उनके पैसे को सेफगार्ड करना जरूरी है। इसलिए पीएफआरडीए और ईपीएफओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं कि हाँ भाई इनके पैसे को तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी पीएफआरडीए और ईपीएफओ ने ये बोला है
कि जो भी इनके अंदर कंपनीज हैं, मतलब ईपीएफओ तो पूरी एक हो गई, पीएफआरडीओ हो गई, तो पीएफआरडीओ और ईपीएफओ, इनके पास जो भी टोटल पेंशन फंड में पैसा पड़ा हुआ है उसका 5% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है इनविट में। उसी प्रकार से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं वो भी इनविट्स और आरआईटीज में पैसा खत्म कर सकती हैं। वो अपने मतलब टोटल फंड्स का 3% खत्म कर सकती हैं और किसी भी आरआईईटी के अंदर या किसी भी इनविट के अंदर मैक्सिमम 5% ऑफ द यूनिट्स खरीद सकती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इनविट के अंदर मैक्सिमम 5% ऑफ द यूनिट्स खरीद सकती है, या फिर कोई एक कंपनी अपने टोटल फंड का 3% तक खत्म कर सकती है, जो कि एरडा के अंदर आती है। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो करेंगे। फिर जो म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स भी आपके इन्वेस्ट कर सकते हैं इनविट्स और आरआईईटी में। तो म्यूचुअल फंड्स अपने 10% ऑफ द एसेट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता नहीं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, अभी मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आके एक बड़े से फंड में पैसा डाल दिया। अब मान लो उस म्यूचुअल फंड में 200 करोड़ रुपए आ गया। अब इस 200 करोड़ रुपए को मार्केट में घुमाना है, तो इस 200 करोड़ का 10% यानी 20 करोड़ तक सिंगल इनविट या आरआईईटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन मैकेनिज्म के थ्रू भी पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए सरकार लाने की कोशिश कर रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एफएसडीसी की। अभी एफएसडीसी का नाम कैसे आया? चूंकि निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि वो चेयर करेंगे, मतलब शी वाज गोइंग टू चेयर द मीटिंग ऑफ एफएसडीसी। इस एफएसडीसी की मीटिंग में ही फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि भाई थोड़े नॉर्म्स को आप रिलैक्स करिए। तो मतलब एफएसडीसी में ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के हेड बैठते हैं? जी हाँ, बैठते हैं। एफएसडीसी एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2010 में। नॉन स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये। इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और इसके मेंबर में फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड भी होते हैं। आरबीआई का हेड, सेबी का, पीएफआरडीए का, एडिया का हेड होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि 2018 में एफएसडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसमें बोला गया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो भी होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन ये भी होगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी ये भी होंगे। एफएसडीसी का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, मेंटेन करना, इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करना, फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करना इकोनॉमी का, ये इसका काम है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से मेरे वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कंटेंट टीम में ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से मुझे काफ़ी फायदा होता है। इट विल बी स्पेसिफिकली हेल्पफुल टू मी। और सारी की सारी वीडियोस वैसे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कल रमेश सिंह की 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो आप ज्वाइन करने दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ध्यान से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको उस लेक्चर की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाती है, एडिटोरियल्स की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाती है, जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ भी डेली बेसिस पे मिल जाती है। तो नेक्स्ट न्यूज है, दीपोर बिल गेट्स इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। 25 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट ने ये बोला कि भाई दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन को हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं ऑन द साउथ वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी, आसाम। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। अभी जो इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज होते हैं, दे आर विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो बात हो रही है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का इलाका है, उसको आपको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये नोटिफाई किए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपसे कोई बोले कि भाई इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंदर नोटिफाई होते हैं, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नोटिफाई करते हैं। इसमें सेंसिटिव कॉरिडोर्स भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस भी हो सकते हैं, लैंडस्केप लिंकेज। इनफैक्ट मान लो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके बाहर के 10 किलोमीटर के इलाके से ज्यादा इलाका भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वहां पे कोई बहुत स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की जरूरत है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का इलाका भी बहुत सेंसिटिव होता है, उसके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई किया जाता है, जहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं। जैसे इको सेंसिटिव जोन में कॉमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है, सॉ मिल्स प्रोहिबिटेड है, वो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन कॉज करती हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर, चाहे सॉइल, चाहे नॉइस, वो भी प्रोहिबिटेड है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आपके इको सेंसिटिव जोन में नहीं बनाए जा सकते। वुड का जो यूज है
वो काफ़ी लिमिटेड होगा। टूरिज्म एक्टिविटीज़, ठीक है, ये लिमिटेड होंगी। एफ्लुएंट्स का डिस्चार्ज, सॉलिड वेस्ट का डिस्चार्ज, हैजार्डस सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे मना होगा। अब बात करते हैं कि दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में। तो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई किया गया। दीपोर बिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन आसाम, और ये आसाम की केवल एक रामसर साइट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पे काफी माइग्रेटरी बर्ड्स आके रुकती हैं। एक पेरेनियल फ्रेश वाटर लेक है, मतलब ये कभी सूखती नहीं है, अपनी बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है। 414 हेक्टेयर्स के इलाके में ये बर्ड सेंचुरी फैली हुई है। 200 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें 70 माइग्रेटरी हैं, दूसरे देशों से आ रही हैं। लेकिन भले ही कितनी भी सुंदर हो दीपोर बिल देखने में, यहाँ पे बहुत सारे कंजर्वेशन थ्रेट्स हैं। कंजर्वेशन थ्रेट्स कौन कौन से, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल में है रानी रिजर्व फॉरेस्ट। अभी रानी रिजर्व फॉरेस्ट और दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में एलिफेंट्स लगातार माइग्रेट करते हैं। रानी रिजर्व फॉरेस्ट में रहते हैं एलिफेंट्स। ये एलिफेंट्स अक्सर कर दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पानी है, वो पानी वो पीते हैं, उसमें नहाते हैं, और इस दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेटलैंड में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको खाते हैं ये एलिफेंट्स। लेकिन ये जर्नी तय करते वक्त एक रेलवे लाइन गुजरती है रानी रिजर्व फॉरेस्ट और सेंचुरी, मतलब दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। उस रेलवे लाइन पे बहुत तादाद में ये एलिफेंट्स की मौत हो जाती है। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन को बनाना जरूरी है। अगर इको सेंसिटिव जोन बन जाता है तो हो सकता है कि इस रेलवे लाइन को उठा के दूसरी जगह बना दिया जाए, और इसके लिए ऑलरेडी सेंटर को प्रपोजल भेज दिया गया है कि भाई इस रेलवे लाइन को आप रिलाइन करो। यहाँ से रेलवे निकलती हैं तो नॉइज पॉल्यूशन होता है, एलिफेंट तो मरते ही हैं, इन रेलवेज के निकलने के चलते नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, जिससे कि माइग्रेटरी बर्ड्स का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एनजीटी से भी अप्रूवल चाहिए होगा इस प्रकार की रेलवे लाइंस के रीओरिएंटेशन के लिए। प्लस फिशिंग एक्टिविटीज भी दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बढ़ गई है, जिसके चलते माइग्रेटरी बर्ड्स को भी थोड़ा बहुत खतरा हो गया है। ठीक है, फिर रानी एंड गरबंगा हिल्स, ये एशियाटिक एलिफेंट्स का हैबिटेट है ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द बिल, ये भी इस इकोसिस्टम का पार्ट है। अब इस रानी और गरबंगा हिल में हो क्या रहा है कि स्टोन माइनिंग हो रही है, अर्थ एक्सकेवेशन हो रहा है। प्लस गुवाहाटी का जो अनसेग्रीगेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको बोरागांव नाम की लैंडफिल साइट पे डंप कर दिया जाता है, वो भी इस वेटलैंड के पास है। तो इन कंबाइंड फैक्टर्स के चलते जो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास के इलाके के ऊपर बहुत जबरदस्त इकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है, जिसको सॉर्ट आउट करना इमरजेंसी बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक छोटी सी न्यूज, मध्य प्रदेश इज द सेकंड स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए अब इस प्रकार की न्यूज आती रहेंगी। पहला स्टेट कौन था? कर्नाटका, जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। दूसरा स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश है। ओके, एजुकेशनल पॉलिसी इससे पहले 1986 में आई थी। अब ये एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है। ये नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी, इनके करिकुलम को बदलेगी। ओके, 16 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं और 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी मध्य प्रदेश की, उसमें इसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, पुअर लिटरेसी और न्यूमरेसी आउटकम्स को बदलने की कोशिश की जाएगी प्राइमरी स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में, हायर एजुकेशन सिस्टम में भी। तो कुल मिला के देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करती है इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा और वेबसाइट पे भी ये आर्टिकल अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारेंगे ना, हर्षित द्विवेदी के साथ, तो आपको बहुत सी, लगभग 4 या 5 वीडियोस मैंने बना रखी है। जैसे कि पहली वीडियो दिख रही है एनईपी की, यहाँ पे कैसे स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करेगा एनईपी। दूसरी वीडियो एनईपी की कैसे रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को कैसे रिफॉर्म करेगा एनईपी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वैसे बहुत लिमिटेड डिसएडवांटेजेस हैं, बट मैंने कवर करने की कोशिश की है। और कुछ एनईपी का जो एनालिसिस है वो आपको मिल जाएगा। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेरे नाम के साथ सर्च मार दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख के पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर 2 मैटर्स रिलेटेड टू एजुकेशन भी न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस की, काफी इंपॉर्टेंट। अल्जीरिया ने डिप्लोमेटिक टाइज को कट कर दिया है मोरक्को के साथ। देखिए, मोरक्को और अल्जीरिया के डिप्लोमेटिक टाइज कट होगा। एक बार नक्शा देखिए तो ओवरऑल नॉर्थ अफ्रीका या फिर कह लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में यहाँ आपको मोरक्को नजर आ रहा है और इसके जस्ट बगल में आपको अल्जीरिया नजर आ रहा है। दोनों ही लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है। अल्जीरिया का नॉर्दर्न एज मेडिटेरेनियन सी के साथ है, मोरक्को का नॉर्दर्न एज मेडिटेरेनियन सी, और आप कह सकते हो कि जो वेस्टर्न एज वो अटलांटिक ओशन के साथ है। आपसे एक सवाल है, ये दिख रहा है आपको स्पेन, ये दिख रहा है मोरक्को। ये जो छोटी सी
वाटर बॉडी है ना, इसको क्या बोलते हैं, जो आपके स्पेन के सदर्न पार्ट को मोरक्को के नॉर्दर्न पार्ट से जोड़ी, तो इस छोटी सी वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं और ये किसके कंट्रोल में है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पहले भी मैंने पूछा है, फिर से पूछ रहा हूं, आप बताइए। अब ये पूरा का पूरा इशू क्या है मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में? देखिए, एक टेरिटरी है वेस्टर्न सहारा की। इस वेस्टर्न सहारा की 80% टेरिटरी के ऊपर मोरक्को का राज है। लगभग इसकी 20% टेरिटरी में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है जिसका नाम है पॉलिसारियो इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मोरक्को बोलता है कि वेस्टर्न सहारा हमारा है, और मोरक्को लगातार अल्जीरिया के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो पॉलिसारियो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि ये वेस्टर्न सहारा वाला रीजन मोरक्को से अलग हो सके। कहां दिख रहा है आपको वेस्टर्न सहारा वाला रीजन? ये दिख रहा है आपको वेस्टर्न सहारा। तो ये वेस्टर्न सहारा का 80% इलाका मोरक्को का ही पार्ट है और लगभग 20% इलाके में पॉलिसारियो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है, और ऐसा बोला जाता है कि अल्जीरिया उस मूवमेंट को सपोर्ट देता है। तो इसके लिए अक्सर कर मोरक्को आपका अल्जीरिया से नाराज होता है। अब सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न सहारा है किसका? तो बहुत लंबे समय से बहस चल रही थी। फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अगर मोरक्को इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर लेता है तो हम इस बात को रिकॉग्निशन दे देंगे कि ये जो वेस्टर्न सहारा है ये मोरक्को का पार्ट है। तो मोरक्को ने इजराइल के साथ अपने टाइज अच्छे कर लिए, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि वेस्टर्न सहारा इज अ पार्ट ऑफ मोरक्को। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन का भी यही बोलना है कि वेस्टर्न सहारा इज अ पार्ट ऑफ मोरक्को। अब रिसेंटली अल्जीरिया क्यों नाराज हो गया आपका मोरक्को से? हुआ ये कि जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर है यार लपिड, ये गए आपके रबात। रबात मतलब मोरक्को की कैपिटल। यार लपिड आगे आने वाले समय में आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, ठीक है ना। नफ्ताली बेनेट और यार लपिड ने जैसे तैसे करके कॉलिशन करके बेंजामिन नेतन्याहू को निकाल दिया, और ये दोनों इस समय पे गद्दी पर बैठे हुए। तो यार लपिड अभी मोरक्को गए रबात में, और उन्होंने जाके बोला कि भैया ये अल्जीरिया तो रीजनली बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो ईरान के साथ दोस्ती कर रहा है। तो कुल मिला के इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव जाके मोरक्को में पॉलिटिक्स कर रहे थे, और इस पॉलिटिक्स से अल्जीरिया नाराज हो गया। फिर रिसेंटली ये भी हुआ कि मोरक्को के एक डिप्लोमेट उमर हिलाली ने ये बोल दिया कि ये जो आपका अल्जीरिया का कबायली रीजन है ना, इट शुड हैव द पावर्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब अगर अल्जीरिया मोरक्को के अगेंस्ट बोलता है वेस्टर्न सहारा को लेके, तो अब मोरक्को अल्जीरिया के अगेंस्ट बोल रहा है कबायली रीजन को लेके। एक्चुअली कबायली रीजन थोड़ा रेस्टिव है, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रो इंडिपेंडेंस डिमांड हुई है। अल्जीरिया की सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ ये वाकया नहीं रखते। कबायली रीजन कहाँ है? तो ये आपको पूरा का पूरा अल्जीरिया नजर आ रहा है। इसके नॉर्थ में छोटा सा रीजन जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है, इसको आप कबायली रीजन बोलते हो। तो ये कबायली रीजन की कुछ इश्यूज हैं, कुछ अपने इंटरनल इश्यूज हैं अल्जीरिया की सरकार के साथ, और इन इश्यूज का फायदा उठा के मोरक्को बोल रहा है कि कबायली रीजन में जो लोग हैं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं और अल्जीरिया उनको दबाता है। तो इसके चलते फिर अल्जीरिया नाराज हो गया मोरक्को से। अभी रिसेंटली नॉर्दर्न अल्जीरिया में कुछ आग लगी, उसमें 90 लोगों की जानें गई। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चल रहा है ना कबायली रीजन में, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया आपका अल्जीरिया की सरकार ने, और मोरक्को के ऊपर भी बहुत सारा इल्जाम लगाया। तो ये सब चीजें हैं। ये जो MAK है, मूवमेंट फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कबायली, इसका परमानेंट सेंटर है आपका पेरिस में, ठीक है। फिर रिसेंटली एक इंसान की लिंचिंग हुई थी, उसका इल्जाम भी लगा दिया गया इस मूवमेंट फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कबायली। तो बहुत सारे इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। आपको क्या याद रखना है? कबायली रीजन आपका अल्जीरिया में है, बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं किसमें? प्रीलिम्स में। वेस्टर्न सहारा इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच कंट्री? इट इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मोरक्को। ये सवाल बहुत कॉमन है, जो लोकेशंस न्यूज में है इनके ऊपर सवाल बनना बहुत कॉमन है, आपको याद रहने चाहिए। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर मिनिस्टर्स एग्री टू अलाउ 7 हिमालयन हाइडल प्रोजेक्ट्स। आपको पता है कि 2013 के बाद से बहुत से फ्लड्स आ रहे हैं हमारे हिमालयन स्टेट्स में। 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स आए थे। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही ऋषिगंगा जो नदी है उसमें खूब सारा पानी आ गया। पानी इतना तेज था कि 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डैमेज हो गए। ओके, तो 200 लोगों की भी जाने गई हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर को लेके यहाँ पे जब बात की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अभी के लिए जो 7 हिमालयन हाइडल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनको बंद मत करो, इनको चालू रखो, क्योंकि उनके ऊपर 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बट नए नहीं चालू करेंगे। इसमें 512 मेगावाट का जो तपोवन प्रोजेक्ट है NTPC का, जो कि रिसेंटली 6 महीने पहले ही डैमेज हो गया था, इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दे दी गई है। अब जो यहाँ पे एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स हैं
वो ये बोल रहे हैं कि क्या मजाक है, सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है, इतने फ्लड्स आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिए ही जा रहे हैं। तो ये पुराने वही प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले से अप्रूव्ड थे और इनको अप्रूवल को मतलब अभी चालू रखा गया, इनको बंद नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर बोला गया है कि इन द अपर रीचेस ऑफ गंगा, अपर रीचेस मतलब जहां से गंगा शुरू हो रही, अपर रीचेस ऑफ गंगा में हम कोई नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेके नहीं आएंगे, लेकिन पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ पे चलाया जाएगा। कौन से 7 प्रोजेक्ट्स हैं? तो तेहरी स्टेज 2, तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है, तपोवन विष्णुगढ़ पे फरवरी फ्लड्स पे भी फर्क आया था। फिर विष्णुगढ़, पिपलकोटी, सिंगोली भतवारी, फाटा भुयांग, मध्य महेश्वर और कलिंगा 2। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी के लिए यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया। इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स, सिंगोली भतवारी और फाटा भुयांग, इन्होंने केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई थी ना 2013 की, उसमें काफी नुकसान पहुंचाया था। ये जो विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है ये अभी फरवरी फ्लड्स में भी डैमेज हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार यहाँ परमिशन दे रही है, तो लोग और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो नाराज है। जीएस पेपर 2 और 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया ने 557 न्यू स्पेशीज को जोड़ा अपनी फौना में। देखिए, 2 चीज होती है, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट डाइवर्सिटी, फौना मतलब एनिमल डाइवर्सिटी। तो 557 नई स्पेशीज जुड़ी हैं इंडिया के फौना में, जिसमें 407 नई स्पेशीज है, 150 न्यू रिकॉर्ड्स हैं। ये किसने बताया? एनिमल डिस्कवरीज ने बताया। एनिमल डिस्कवरीज एक डॉक्यूमेंट है जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। अगर आप देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक जानकारी, तो इसको ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थॉमस नेल्सन अनंडाले ने बनाया था 1916 में, और 2007 से एनिमल डिस्कवरी नाम का ये डॉक्यूमेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज कर रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन ये दिखाती है कि इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। इंडिया का 23.39% जोग्राफिकल इलाका फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर आता है। 8वें नंबर की सबसे मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है इंडिया पूरी दुनिया में। इसका बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है 0.46। ठीक है ना भाई। ये बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करता है ये एनिमल डिस्कवरी डॉक्यूमेंट? तो इंडिया में किसी भी पर्टिकुलर जेनस में कितनी स्पेशीज हैं और पूरी दुनिया में कितनी स्पेशीज उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो जेनस की, इसको कंपेयर करके, मतलब किसी भी एक ग्रुप में, किसी भी एक जेनस में कितनी स्पेशी इंडिया में और दुनिया में टोटल कितनी स्पेशी है, इसके बेसिस पे इंडिया का बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जो कि निकल के आता है 0.46। डॉक्यूमेंट एनिमल डिस्कवरीज कौन रिलीज करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। और इसी डॉक्यूमेंट में 557 न्यू स्पेशीज आई हैं। अब टोटल फॉनल स्पेशीज हो गई इंडिया के अंदर 1,02,718, 1,02,718। कौन कौन सी स्पेशीज मिली यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, स्पेसिफिक नाम है, अलग से मैं आपको क्या बताऊं। इन 557 स्पेशीज में इनवर्ट्रीब्रेट्स हैं 486 और वर्ट्रीब्रेट्स हैं 71। इनवर्टीब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा, इंसेक्ट्स की 344 स्पेशीज हैं। वर्टीब्रेट्स में पिसेस और रेप्टाइल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्पेशीज इस साल डिस्कवर हुई कर्नाटका से 66, केरला से 51। 2020 में सबसे ज्यादा स्पेशीज 46 डिस्कवर हुई थी राजस्थान से, 30 वेस्ट बंगाल से। ओके भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे हैं, छोटी सी न्यूज है, याद रखिएगा। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट फेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नीति आयोग ने सिस्को, जो कि यूएस का टेक जायंट है, उसके साथ मिलकर नया फेज लॉन्च कर दिया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम रखा गया है WEP नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट फेज है नीति आयोग के फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म का, जो कि सिस्को की टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेगा इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा वुमेन ओन्ड बिजनेसेस इंडिया में खोले जा सके। क्यों? क्योंकि अभी के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है इंडिया का, उसमें वुमेन उतनी ज्यादा नहीं है। एज पर द 6th इकोनॉमिक सेंसस, टोटल एंटरप्रेन्योर्स का केवल 13.76% ही वुमेन है। तो अगर टोटल एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में 58.5 मिलियन है, तो इसमें से 8.05 मिलियन वुमेन है। WEP यानी कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2017 में। एक यूनिफाइड पोर्टल है जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड की वुमेन को एक साथ लेके आता है और उनको रिसोर्सेज, सपोर्ट और लर्निंग प्रोवाइड करवाता है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें WEP नेक्स्ट की, तो इट विल लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर सिस्को and experience working with India's startup ecosystem in order to enable more women-owned business in India. सिस्को कोलैबोरेट करेगा सत्वा कंसल्टिंग, नास्कॉम फाउंडेशन और दियासरा फाउंडेशन के साथ। टेक्नोलॉजी लेड एक्सपीरियंसेस और एंगेजमेंट से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने की कोशिश करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये वुमेन के लिए पर्सनलाइज गाइड की तरह काम करेगा, ताकि वो अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सके। ओवरऑल कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, स्किलिंग एंड मेंटरशिप, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम, फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस एंड मार्केटिंग असिस्टेंस में यहाँ पे वुमेन को हेल्प दी जाएगी।
जीएस पेपर 1 वुमेन एम्पावरमेंट में चीज़ आपको काम आएगी। ज्वाइन बटन दबाइए, दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।